पायल नाम की एक लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। पायल की माँ बीमार रहती थी तो उसे ही घरों में काम करके अपना और अपने माँ का खर्च चलना पड़ता है। पायल को ड्राइंग बनाने की बहुत अच्छी शौक थी। जब भी उसे समय मिलता तो वह कागज पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाती रहती थी। एक दिन की बात है, पायल अपनी मालकिन के यहाँ काम कर रही थी। उसकी मालकिन की बेटी नेहा वहीं पर बैठकर अपने हाथ पर नेल पेंट लगा रही थी तो उसे बड़े ध्यान से देखने लगती है पायल। पायल को देखकर नेहा उससे कहती है कि तुम्हें भी नेल पेंट लगाना है? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी। नेहा के पास बहुत से पुराने नेल पेंट पड़े थे, जिन्हें वह उठाकर पायल को दे देती है। पायल, ये लो नेल पेंट, इन्हें तुम अपने पास रख लो और जब भी तुम्हारा मन करे तो इन्हें लगा लेना। पायल नेल पेंट लेकर बड़ी खुश होती है और उन्हें अपने पास रख लेती है और शाम को घर जाकर खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाकर अपने हाथ पर नेल पेंट लगाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह पायल काम करने चली जाती है और सफाई करने लगती है। नेहा भी वही सोफा पर बैठकर अपने कॉलेज का कुछ काम कर रही थी। तभी पायल आकर टेबल साफ करने लगती है तो नेहा की नजर पायल के हाथ पर पड़ती है। इतनी सुंदर नेल पेंट, ये किसने लगाई? जी दीदी, मैंने। तुमने? क्या तुम्हें नेल आर्ट आती है? नहीं दीदी, वो तो मुझे बस ड्राइंग करने का शौक है, तो बस मैंने नेल पेंट भी लगा ली। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी सुंदर नेल पेंट लगाई है? दुकान पर लगवाने पर कितने ले लेते हैं? पायल, मेरे भी अपने जैसी नेल पेंट लगा दो ना। पायल नेहा के हाथ पर नेल पेंट लगाने लगती है और कुछ देर में वह नेहा के हाथ पर बहुत ही सुंदर नेल पेंट लगा देती है, जिसे देखकर नेहा इतनी खुश होती है कि वह बस अपने हाथों की उंगलियां ही देखती रह जाती है। और अगले दिन जब नेहा कॉलेज जाती है तो उसके कॉलेज की लड़कियां उसके हाथ देखती रह जाती है और उससे पूछती है कि नेहा, तुमने तो बड़ी अच्छी नेल आर्ट करा रखी है। कितने में कराई और कहाँ से? नेहा अपनी सहेलियों की बात सुनकर हंसने लगती है। ये मैंने कहीं से नहीं कराई और ना ही इसके पैसे दिया है। ये तो मेरे घर काम करने एक लड़की आती है, उसी ने की है। यार नेहा, हमें भी करानी है तो उसे बात करके हमारे भी नेल आर्ट करा दे। ठीक है, कल तुम सब मेरे घर आ जाना, मैं तुम सबको नेल आर्ट करा दूंगी। फिर अगले दिन नेहा की सभी सहेलियां नेहा के घर आते हैं और नेहा पायल से अपनी सहेलियों को नेल आर्ट करने के लिए कहती है। पायल, ये सारी मेरी कॉलेज की सहेलियां हैं। इन्हें तुम्हारी नेल आर्ट बहुत पसंद आई। तुम इनके हाथ पर भी नेल आर्ट करा दो। जी दीदी। फिर पायल नेहा की सभी सहेलियों के हाथ पर नेल आर्ट कर देती है। नेल आर्ट देखकर नेहा और उसकी सहेलियां बड़ी खुश हो जाते हैं। अरे वाह पायल, बहुत अच्छी नेल आर्ट की है तुमने। कमाल है पायल, तुम्हारे अंदर तो बड़ी अच्छी कला छिपी हुई है।
तुम अपनी कला का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? पता है तुम्हें इससे कितने पैसे कमा सकते हो? तुम सोच भी नहीं सकती। दीदी, मैं कैसे? कैसे क्या? तुम्हें करना क्या है? दुकान से अच्छी अच्छी नेल पेंट लाकर बस तुम्हें लगानी है, और क्या। फिर नेहा और उसकी सहेलियां पायल को नेल आर्ट करने के पैसे देती है, जिसे देखकर पायल बड़ी खुश होती है और बाजार जाकर दुकान से बढ़िया कंपनी के नेल पेंट खरीद कर लाती है और सबसे पहले अपने हाथ पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करती है। फिर बाजार में जाकर एक जगह अपने नेल पेंट लेकर बैठ जाती है। तभी उसके हाथ पर नेल आर्ट देखकर रुक जाते हैं लोग। मुझे भी आपके जैसे नेल आर्ट करानी है। कितने की है? 50 रुपये की। लड़की नेल आर्ट के पैसे सुनकर हैरान होती है और अपने हाथ पर नेल आर्ट करा लेती है। तभी पायल को उसके हाथ पर नेल आर्ट करते देखकर और भी लड़कियां आते हैं। हमारे भी अपनी जैसी नेल आर्ट लगा दो। फिर पायल सभी लड़कियों के बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत कमाई भी होती है। और इसी तरह धीरे धीरे करके पायल के नेल आर्ट की डिमांड बढ़ने लगती है और फिर उसे पैसे की भी कभी कमी नहीं होती है। राजेश देसी मुर्गियों का व्यापारी है। उसके पास एक छोटा फार्म है जिसमें वो अपनी मुर्गियों को रखता है। ब्रॉयलर मुर्गियों एकदम शांत और सुस्त होती है। उन्हें जगह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देसी मुर्गियां ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती है। उन्हें खुली जगह चाहिए, भागने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए और तोड़-फोड़ करने के लिए। इसलिए राजेश की देसी मुर्गियों के लिए उसका फार्म किसी जेल से कम नहीं था। ये बात राजेश भी जानता था, लेकिन वो सोचकर उदास होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ से जाने के बाद वैसे भी उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। जब तक मेरी मुर्गियाँ मेरे पास रहती है, तब तक तो इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ गोपी, लेकिन ये कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी बहुत अजीब बातें करते हो साहब जी। घर में इतने होशियारे बेटे को रखकर गांव में उपाय ढूंढते रहते हो आप। क्या बताओ गोपी तुम्हें, वो नालायक जब तक कोई काम नहीं करता है, जब तक कि वो काम उसकी दिक्कत ना बन जाए। ऐसे बात है तो उसके लिए दिक्कत खड़ी करो साहब जी। ये कहते हुए उस फार्म में काम करने वाला गोपी राजेश को एक संकेत देता है। राजेश उसकी बात सुनने के बाद सीधे घर आकर अपने बेटे भीम से उस फार्म में काम करने को कहता है। अगर वो काम करने से मना करे तो उसे हर महीने मिलने वाली जेब खर्ची नहीं दूंगा कहता है। भीम काफी देर सोचने के बाद फार्म में जाकर काम करने के लिए मान जाता है। वैसे भी वहाँ पर पहले से ही एक काम वाला है, मुझे क्यों वहाँ पर जाकर उन मुर्गियों की बीज साफ करनी है। वहाँ पर जाकर भी मैं गेम खेल सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए भीम जाता है। वहाँ पर गोपी भी यही सोचकर बैठता है कि मालिक का बेटा है तो क्या हुआ, उसे काम सीखने के बहाने में सारा काम उसी से करवाऊंगा। ऐसे दोनों एक दूसरे से काम करवाकर खुद आराम करने के सपने देख रहे थे। अच्छा, तो तुम ही हो इस फार्म को संभालने वाले गोपी। मैं इस फार्म का मालिक हूँ।
आज से तुम मेरी बात माननी होगी। सपने से बाहर निकलो महाराज। आज से तुम गोपी की हर बात माननी पड़ेगी, जब तक कि तुम इस फार्म के हर काम को अच्छे से सीख नहीं जाओगे। इस काम को सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगती है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले लो गोपी। अगर ये तुम्हारी कोई बात ना माने तो मुझे बता देना। ये कहते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है। भीम को भी अब ये बात अच्छे से समझ में आती है कि उसके पिता ऐसे अचानक से बदलकर जिद्दी बनने के लिए पीछे गोपी का ही हाथ है। गोपी भी अपने समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और सारा काम भीम से करवाते हुए खुद आराम से बैठने लगता है। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद गोपी फार्म पर आना ही बंद कर देता है। यहाँ पर अपना सारा काम खत्म करके बैठे हुए भीम को एक ख्याल आता है। गोपी को अच्छा सबक सिखाकर खुद ही पहले वाली जिंदगी को वापस पाने का। उसी ख्याल पर काम करते हुए भीम प्लास्टिक की दुकान से ढेर सारे प्लास्टिक के बॉटल्स खरीद कर लाकर उन्हें खेलने के लिए झूले और बहुत ही चीजें बनाता है। खाने के लिए और पानी पीने के लिए सामान बनाता है और रहने के लिए सेपरेट कमरा भी बनाता है। ऐसे वो देसी मुर्गियाँ अच्छे से खाकर सुबह से शाम तक खेलकर शाम में अपने कमरों में चले जाते हैं। वो देखकर राजेश काफी खुश होता है। पिताजी, वैसे भी अब इस फार्म का हर काम मैं ही संभाल रहा हूँ। गोपी ने तो फार्म पर आना ही बंद कर दिया है। अब उसे बेकार में टांगवा क्यों देना? मैं ही सब संभाल लूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि पिताजी का और मेरा बस यही इरादा था कि आपको इस काम के बारे में पता होना चाहिए। अब आप वापस जा सकते हो छोटे साहब जी। कैसी बातें कर रहे हो गोपी? मेरा बेटा अपना आलस छोड़कर अभी अभी तो किसी काम पर ध्यान लगा रहा है। एक काम करो, आज से भीम जो कहेगा तुम वही काम करो गोपी। वैसे भी मेरे बेटे ने प्लास्टिक के बोतल से जो चमत्कार किया है वो लाजवाब है। ये कहते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है और दोनों कामचोरों की ख्वाहिशें मुर्गियों की भीत में बह जाती है।